हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी 10th विज्ञान का दूसरा पार्ट पर अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ते हैं। उसके जो क्वेश्चन आंसर हो देखते हैं। पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्न उत्तर है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो इसका पीएच जो लाल लिटमस को नीला वो करेगा जो क्षारीय है, क्षारीय होता है। तो क्षार का पीएच 7 से ज़्यादा होने पर क्षार हो जाता है और 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। तो ये वाला आंसर ये चौथा आंसर इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में होगा HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन HCl के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम उसी सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो डबल की आवश्यकता होगी। तो इसमें डबल 16 हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच से किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से होता है। तो एंटी एसिड यानी प्रतिअम्ल इसका आंसर होगा। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखो तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखो। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। शब्द समीकरण इसकी हो जाएगी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगी। संतुलित समीकरण हो जाएगी इसकी H2SO4, तनु जिंक का Zn और जिंक सल्फेट ZnSO4, ये जिंक सल्फेट है ZnSO4 और हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम की पट्टी और क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। रासायनिक समीकरण इसका हो जाएगा जो HCl प्लस मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2 बनेगा। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीशियम, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर मैग्नीशियम और ये मैग्नीशियम आ गया, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे एल्यूमिनियम का चूर्ण और इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगी। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और एल्यूमिनियम का Al होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होता है और इसमें 3 हाइड्रोजन के अणु बने। तो यहाँ पर 3 और लगेगा, Al2SO4 ऑल 3 होता है और इसमें 3 हाइड्रोजन के अणु बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। देखो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और लोहे का रेतन होता है Fe और ये दोनों क्रिया करेंगे तो FeCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। HCl के 3 अणु ले लेंगे संतुलित करने के लिए और Fe के 2 और यहाँ पे 2 लगेगा और हाइड्रोजन के साथ 3 लगेगा। संतुलित करने वाला पार्ट में आगे वाले वीडियोज में देखेंगे। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। एल्कोहल तथा ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है लेकिन जल के विलयन में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन नहीं देते। इसी कारण ये इनको अम्लों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्या होता है? एल्कोहल और जल दोनों में हाइड्रोजन तो होता है लेकिन जल का विलयन करेंगे तो उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा। इसी कारण ये अम्लों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जबकि अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, इसका क्रियाकलाप करने के लिए एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में यहाँ पर एक रबर का कोर्क लगा देते हैं। दोनों रबर की कोर के ऊपर यहाँ
यहाँ पर 2 कीले लगा देते हैं और कीलों को एक बैटरी के जो 6 वोल्टेज की बैटरी है इससे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब के बाद यहाँ पे पास में एक स्विच लगाते हैं और इसके अंदर सबसे पहले एल्कोहल डालते हैं। एल्कोहल डाल करके इसको स्विच को दबाते हैं। स्विच दबाने पर अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस विलयन में तो ये बल्ब जल जाएगा। अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए अगर इसको दबाते हैं और एल्कोहल है तो बल्ब नहीं जलता। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं बने, और हाइड्रोजन आयन नहीं बने इसी कारण से ये अम्ल नहीं है। अब इसको एल्कोहल को हटाकर यहाँ पर ग्लूकोज रखते हैं और ग्लूकोज रखने के बाद में इसको ग्लूकोज रख देते हैं और ग्लूकोज रखने के बाद में भी इस स्विच को दबाते हैं और स्विच को दबाएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। और हाइड्रोजन गैस नहीं बनती तो जो ग्लूकोज है वह भी अम्ल का व्यवहार नहीं करता। तो चित्र की सहायता से आपको समझना है, बाकी की स्टेप हम लिख देंगे, चित्र समझ में आ गया तो। अगला क्वेश्चन देते हैं, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसमें मुक्त आयन नहीं होते। द्रव में जो आश्रित जल होता है वो शुद्ध होता है, इसके अंदर मुक्त आयन नहीं होते और द्रव में विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है, अतः आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं कर सकता। फिर से देखिए, आश्रित जल होता है वो शुद्ध होता है, इसमें मुक्त आयन नहीं होते और मुक्त आयनों के कारण से विद्युत का चालन होता है। अगर मुक्त आयन नहीं है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, इसलिए शुद्ध आश्रित जो जल है वह विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा का जल होता है क्योंकि उसके अंदर लवण होते हैं और आयन होते हैं। लवण और आयनों के कारण वर्षा के जल में विद्युत का चालन हो जाता है, इसलिए वह सुचालक होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H पॉजिटिव आयन नहीं होते, इसी कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में H पॉजिटिव आयन नहीं बनते, अतः अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अगला क्वेश्चन, परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए और परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है। देखो, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है, ये भी याद रखना आपको। दोनों में अम्लों की मात्रा समान एवं सांद्रता भी समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो देखो, यहाँ पर जो HCl है वो प्रबल है और CH3COOH दुर्बल है। तो जो प्रबल होता है वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है तो तेज़ी से बुदबुदाहट होगी। तो परखनली ए में प्रबल है तो परखनली ए में तेज़ी से बुदबुदाहट होगी। परखनली ए में प्रबल HCl है तथा परखनली बी में दुर्बल CH3COOH है, दुर्बल अम्ल है ये। तो प्रबल अम्ल तेजी से हाइड्रोजन मुक्त करता है, अतः परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजे दूध का pH 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या होगा? तो जब ताज़ा दूध होता है तो उसका pH 6 होता है और दही बनने पर इसका pH कम हो जाएगा और थोड़ा सा अम्लीय, उसमें अम्लीयता आ जाएगी, ज़्यादा अम्ल हो जाएगा। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदल कर थोड़ा सारी क्यों बना दिया जाता है? देखो, ताज़ा दूध में pH मिलाएंगे, बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो वह थोड़ा सा सारी हो जाएगा। अब थोड़ा सा सारी होगा तो उसको जो दही बनेगा तो दही बनने के पहले उसको थोड़ा सा अम्लीय होना पड़ेगा, फिर और ज़्यादा अम्लीय होगा तो दही बनेगा, इसलिए इसका टाइमिंग बढ़ जाता है और ज़्यादा समय तक चलता है। यही दिया हुआ है। देखो, दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर वह थोड़ा सारी हो जाता है तथा अब अधिक समय तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसको जब अधिक समय तक ख़राब नहीं होगा इसलिए इसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। और दूसरा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है कि थोड़ा सा सारी हो गया, अब उसको पहले अम्लीय होना पड़ेगा, फिर और अम्लीय होगा तो दही बनेगा, इसलिए इसको अधिक समय लगता है। क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध सारी हो जाता है, अब दही बनने के लिए अम्लीय होने पर अधिक समय लगेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता से में उपस्थित वाले जल से, जो आर्द्रता होती है उसमें जल होता है और जल से अभिक्रिया करके कठोर जिस्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वह अनुपयोगी हो जाएगा। यानी जो
प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह वायु में जो आर्द्रता है, आर्द्रता में उपस्थित जल को ग्रहण करके जिप्सम में बदल जाएगा और कठोर हो जाएगा और फिर काम का नहीं रहेगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है, और दोनों क्रिया करेंगे तो जिप्सम का सूत्र बनेगा CaSO4.2H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, ये दोनों क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण का सूत्र यहाँ पे NaCl, ये लवण है नमक, और ये H2O जल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा का सूत्र होता है कागज। धोने के सोडा का जो उपयोग है वो होता है कांच, कागज, साबुन आदि निर्माण में, और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। ये 2 उपयोग धोने के सोडे का है, कांच, कागज, साबुन आदि के निर्माण में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। और बेकिंग सोडे का उपयोग है सोडा वाटर अग्निशामक यंत्रों में और एंटीसिटी यानी प्रति अम्लों के निर्माण में। तो इस प्रकार से इसकी जो 15 इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने कंप्लीट कर लिए।